हेलो साथियों। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। उत्तराखंड। हम देखते हैं कि उत्तराखंड की बहुत सारी परीक्षाएं, चाहे वो समूह की हो, बीडीओ हो, लेक्चरर हो, एलटी हो, या आपका कोई भी भर्ती हो, उसके अंदर उत्तराखंड का बहुत ही अहम रोल होता है। तो आज से मैं आपको उत्तराखंड की सीरीज भी शुरू कर रहा हूँ और उत्तराखंड के सेलेक्टेड जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं उससे रिलेटेड आपको सारा टॉपिक्स कराऊंगा। अगर आप इसको बहुत ही ध्यान से और अच्छे से पढ़ेंगे और इसको नोट्स बनाते चलेंगे और नोट्स बना के इसकी अच्छी तैयारी करेंगे तो आपको इससे बाहर कोई भी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी साथियों। तो आज मैं आपको उत्तराखंड के बारे में शुरुआत कर रहा हूं कि उत्तराखंड का ऐतिहासिक अध्ययन, कि उत्तराखंड की शुरुआत कहां से होती है, उत्तराखंड का इतिहास क्या है। सबसे पहले हम किसी भी चीज के बारे में देखते हैं तो उसका इतिहास क्या है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हम इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले हम उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड के इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड का इतिहास रहा क्या है। तो हम देखते हैं उत्तराखंड के इतिहास के कुछ स्रोत हैं, जो स्रोत हम देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो 3 भागों में हम इसे बांटते हैं उत्तराखंड के इतिहास को। एक तो प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। हम देखते हैं कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसमें कुछ बहुत ज़्यादा ऑथेंटिकेशन, जिसे हम कह दें कि बहुत ज़्यादा ही प्रामाणिकता है, वो नहीं देखने को मिलती है उस काल की। बस हम जो वहाँ कुछ प्रमुख चीज़ें जो मिली हैं हमें, उनसे हम अनुमान लगाते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल इस तरीके का रहा होगा। तो जिसके अंतर्गत हम प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर हम देखेंगे, अपने आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि हमारी प्रमुख गुफाएं जब हम खोज हुई तो प्रमुख गुफाओं के अंदर कुछ प्राग ऐतिहासिक काल के हमें साक्ष्य मिले। शैल चित्रों के अंदर हमें, जो हमारे शैल चित्र थे उनके अंदर भी हमें प्राग ऐतिहासिक काल से रिलेटेड बहुत सारे तथ्य मिले। कंकाल मिले, मृदभांड मिले, धातु उपकरण मिले। ये सब हमें प्राग ऐतिहासिक काल की कुछ जानकारियां देते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, तो ऐतिहासिक काल के अंदर धार्मिक ग्रंथ, शिलालेख, ये सब हमें क्या करते हैं, हमारी आदि ऐतिहासिक काल की हमें जानकारी देते हैं। इसी के साथ साथ ऐतिहासिक काल को अगर हम देखें तो ऐतिहासिक काल भी हमारा 3 भागों में बांट दिया जाता है और 3 भागों में हम इस तरीके से देखते हैं ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कि 3 भागों के अंदर बांटते हुए कि हमें ये चीज, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आपका आधुनिक इतिहास। हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे कि कौन कौन से वंशज आए, जैसे कुड़िंद वंश, कुषाण वंश, कार्तकुर, नागवंश, यदुवंश, मौखरी वंश, पौरव वंश, हर्षकाल, कार्तिकेयपुर राजवंश। ये सब राजवंशों के बारे में हम पढ़ेंगे कि इस तरीके से प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हमारे ये वंश एक क्रम के साथ आते गए और उत्तराखंड के अंदर निवास करते रहे और अपने अपने कुछ प्रमुख, जैसे इनके अंदर इनके कुछ सिक्के, इनके कुछ शैल चित्र, इनके कुछ ताम्रपत्र, ये सब चीज़ों से इनकी जानकारी मिलती है कि ये वंश यहाँ पर समय समय पर आते रहे और यहाँ पर अपना निवास करते रहे। इसी तरीके से मध्यकालीन इतिहास का जो स्रोत है वो मेन वहाँ पर मध्यकालीन इतिहास जो देखने को मिलता है उसके अंतर्गत कत्यूरी राजवंश, चंद वंश और परमार वंश। जैसे हम देखते हैं कत्यूरी राजवंश, आपका कुमाऊं क्षेत्र के अंदर कत्यूरी राजवंशों का कहाँ कहाँ क्षेत्र था, कुमाऊं के जो चंद वंश थे उनका कहाँ कहाँ था, और जो गढ़वाल के परमार या पंवार वंश थे उनके कौन कौन से राजा आए, इन सब चीज़ों की जानकारी मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत इन सब लोगों के वजह इन सब लोगों के जो साक्ष्य मिले हैं इनकी वजह से हमें मध्यकालीन इतिहास का पता चलता है। इसी तरीके से आधुनिक इतिहास के अंतर्गत हम गोरखा शासन, अंग्रेजी शासन, स्वतंत्रता आंदोलन और जन आंदोलन जो जो हुए इनके बारे में हम देखेंगे कि हमारे ये कौन कौन से आंदोलन हुए। तो साथियों, ये हमारा उत्तराखंड का इतिहास का जो टॉपिक्स थे, इन टॉपिकों पे हम आगे जाके अब हम
अध्ययन करेंगे। तो परीक्षाओं में इन्हीं टॉपिकों से प्रश्न बनते हैं। आपके आगामी चाहे कोई भी हो, ग्रुप सी के अंदर जैसे वीडियोस के पेपर हों या आपके लेक्चरर के पेपर हों, एलटी के अंदर प्रश्न आते हैं, उत्तराखंड के जो प्रश्न बनते हैं, या पीसीएस के अंदर जो प्रश्न बनते हैं, इस क्षेत्रों से बहुत प्रश्न बनते हैं। और कई बार हम देखते हैं कि प्रश्न इस तरीके से बनते हैं और हमें लगता है कि हमें पता नहीं कहाँ से पूछ लिया गया ये प्रश्न, लेकिन हम उस प्रश्न हम डीपली पढ़ाई नहीं करते, हम तथ्यों को सही ढंग से नहीं पढ़ते। तो यहाँ मैं आपको विस्तृत ज्ञान देते हुए, विस्तृत पढ़ाते हुए आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और आप लोग अगर अच्छे से समझेंगे तो आप बहुत अच्छा उत्तराखंड के बारे में जान सकेंगे। आगे देखते हैं साथियों। सबसे पहला जो है हमारा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ते हैं। राज्य के विभिन्न स्थलों से प्राप्त होने वाले पाषाणोपकरण, गुफा, शैलचित्र, कंकाल, मृदभांड तथा धातु उपकरण प्रागैतिहासिक काल में मानव निवास की पुष्टि करते हैं। इस काल के प्रमुख साक्ष्य अधोलिखित हैं। कुछ हमें गुफाएं मिली हैं, उन गुफाओं से हमें जानकारी मिलती, बहुत इंपॉर्टेंट हैं गुफाएं, परीक्षाओं में बार बार पूछी गई इन गुफाओं का नाम। आप लोग इन्हें बहुत सीक्वेंस वाइज पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। सबसे पहले लाखू गुफा 1963 में खोजे लाखू उडियार, या उडियार को ही गुफा कहते हैं, ठीक है, याद रखना, कई बार प्रश्नों में उडियार आ जाता, उडियार को कहते क्या है, तो उडियार को ही गुफा कहते हैं। तो लाखू उडियार या गुफा जो कि अल्मोड़ा के बाड़े छीना के पास दलबैंड पर स्थित है। यहां से मानव तथा पशु के चित्र प्राप्त हुए हैं। इस चित्र आकृतियों में मानव को अकेले या समूह में नृत्य करते हुए दिखाया गया है। तो इससे हम अनुमान लगाते हैं, इससे हमें प्रागैतिहासिक काल की कोई ना कोई जानकारी मिलती है। तो इस समय क्या थे, इस समय के लोग जो थे वो अकेले भी नृत्य कर लेते थे और समूह के साथ भी नृत्य करते थे। तो इन सब चीज़ों की जानकारी मिलती। तो प्रश्न में पूछा गया है लाखू गुफा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि उत्तराखंड के पेपरों में समूह के अंदर भी पूछा गया है और लेक्चरर के अंदर भी पूछा गया है, आयोग भी अपना पीसीएस वगैरह के अंदर भी पूछा गया। लाखू गुफा जो है वो कहाँ है, वो अल्मोड़ा के अंदर है, अल्मोड़ा के बाड़े छीना के पास दलबैंड पर स्थित है। कब ये खोज हुई, 1963 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है। और दूसरा, वहां पर जो ये समूह में नृत्य और अकेले नृत्य की आकृतियां हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ग्वारख्या गुफा। ग्वारख्या गुफा जो है वो चमोली में अलकनंदा नदी के किनारे डुगरी गांव के पास स्थित ग्वारख्या उडियार या गुफा से स्थित है, ठीक है, डगरी गांव के पास स्थित है। ग्वारख्या उडियार या गुफा से मानव भेड़, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब याद जरूर करना कि वहां से क्या पाई गई। तो ग्वारख्या गुफा से मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र मिले हैं, ठीक है साथियों। इसके बाद नेक्स्ट आता है एक किमनी गांव। किमनी गांव चमोली के थराली के पास स्थित किमनी गांव के गुफा से हल्के सफेद रंग से चित्रित हथियार एवं पशुओं के शैल चित्र मिले, ठीक है। तो इन सबको याद रखना आपको जरूरी है थोड़ा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मलारी गांव। मलारी गांव चमोली जिले में सुदूर तिब्बत सीमा से सटे मलारी गांव में गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं को सन 2002 में हजारों वर्ष पुराना नरकंकाल, मिट्टी के बर्तन, 5.2 किलोग्राम का एक सोने का मुखावरण आदि अवशेष मिले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि 5.2 किलो का एक सोने का मुखावरण कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ये मलारी गांव से। और मलारी गांव की जो गुफा है वो कहाँ है, वो आपकी चमोली में है, ठीक है। तो उसकी खोज किसने करी, गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने करी 2002 में। तो इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं साथियों। तो हम इस सब प्रश्नों को अच्छे से याद करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लेवथाप। अल्मोड़ा के लेवथाप से प्राप्त शैल चित्रों में मानव को शिकार करते तथा हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते दिखाया गया है, ठीक है। इसी के बाद अगला है हुडली।
उत्तरकाशी के हुडली से प्राप्त शैल चित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट सातवां क्या है? पेटसाल। पेटसाल अल्मोड़ा के पेटसाल व पूनाकोट गांवों के बीच स्थित कपकोट से प्राप्त नृत्यरत मानवाकृतियां कत्थई रंग से रंगे हैं। इसके बाद फलसीमा। अल्मोड़ा के फलसीमा में योग तथा नृत्य मुद्रा वाली मानवाकृतियां मिली हैं। इसके बाद रामगंगा घाटी, यहां से पाषाणकालीन सवगार और कप मार्क्स मिले हैं। इसके बाद बनकोट। बनकोट बनकोट कहाँ है? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के बनकोट क्षेत्र में 8 ताम्र मानवाकृतियां मिली है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया 8 ताम्र मानवाकृतियां कहाँ मिली हैं? पिथौरागढ़ के बनकोट से मिली हैं। ठीक है साथियों, इसलिए जरूर इसे याद रखना। इसके बाद गढ़वाल। गढ़वाल धूसर मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। यह टिहरी के थापली से मिले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके इन क्षेत्रों से ये चीजें मिली हैं। और ये क्षेत्र कहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्षेत्र कहाँ है, क्योंकि परीक्षाओं में क्षेत्रों के बारे में पूछा जाता है कि ये कहाँ है। ठीक है साथियों, अब देखिए जैसे मैंने इसको बना दिया है कि अल्मोड़ा के अंदर क्या क्या चीजें पाई गई, कौन कौन सी गुफाएं अल्मोड़ा के अंदर। एक तो लाखू गुफा 1963 में, लेवथाब गुफा, पेटसाल गुफा, फलसीमा और पड़का नौली। ठीक है, ये सब गुफाएं आपको अल्मोड़ा से प्राप्त हुई हैं। और चमोली के अंदर ग्वारख्या, किमनी गांव, मलारी गांव। ठीक है, यहां हमें गुफाएं प्राप्त हुई हैं। और उत्तरकाशी से हुडली और पिथौरागढ़ में बनकोट। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से आपको ये याद कर लेना है। ये आपका डायग्राम्स पूरा इस तरीके से बनाकर इसे याद कर लीजिए। बार बार लिखने का अर्थ ये होता है कि आपको बार बार याद होता रहे और अच्छे से, और बिना याद करे हुए आपको नहीं। परीक्षाओं में यही पूछा जाएगा। ये ग्वारख्या गुफा कहाँ स्थित है, किमनी गांव कहाँ स्थित है, मलारी गांव कहाँ है, ठीक है, लाखू गुफा कहाँ है, लेवथा गुफा, पेटसाल, फलसीमा, हुडली कहाँ है, बनकोट कहाँ है। तो इस तरीके से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये किन किन जिलों के अंदर है। इसके बाद हम देखते हैं चित्र विधि। जो इन गुफाओं के अंदर चित्र शैलियां पाई गई, उन शैलियों के अंतर्गत आप लोग याद रखना कि 3 प्रकार के रंग ही पाए गए। 3 प्रकार के रंग ही देखने को मिलते हैं। लाल रंग, काला रंग, सफेद रंग। ठीक है, ये स्थूल चित्रण थे। लाल रंग, काला रंग, सफेद रंग। लाल रंग जो था हेमेटाइट, काले रंग का प्रयोग, काले रंग के लिए उन्होंने कोयले का प्रयोग किया, और सफेद रंग के लिए वहां के उस समय के लोगों ने क्या करा, चूने का प्रयोग किया, चूना पत्थर। ठीक है, इस समय के चित्रों में लाल रंग का सर्वाधिक प्रयोग था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि इस समय सबसे ज्यादा किस रंग का प्रयोग किया गया। तो इस समय सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया गया वह किया गया आपका लाल रंग का प्रयोग। ठीक है साथियों, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है आपका, ये हमारा जितने भी आपको साक्ष्य मिले ये आपके क्या थे, प्राग ऐतिहासिक काल के साक्ष्य थे। इससे पता चलता है कि उत्तराखंड में ये प्राग ऐतिहासिक काल था कैसा। ठीक है साथियों, हमारा प्राग ऐतिहासिक काल इन चीजों से, शैल गुफाओं से प्राप्त होते हैं। अब आता है आदि ऐतिहासिक काल, या इसी को हम कहते हैं पौराणिक काल। पौराणिक स्रोत क्या है, धार्मिक ग्रंथ। इस काल का विस्तार 4th शताब्दी से ऐतिहासिक काल तक माना जाता है। इस युग के लोगों को लौह ताम्र धातु, कृषि, पशुपालन तथा ग्रामीण नगरीय सभ्यता से परिचित होने के साक्ष्य मिलते हैं। इस समय के लोगों को क्या मिलता है, आपका इन सब चीजों का साक्ष्य मिलता है। ठीक है साथियों, उत्तराखंड के आदि ऐतिहासिक का प्रधान स्रोत साहित्य है। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। हम देखते हैं कि ऋग्वेद के अंतर्गत हमें क्या मिलता है, उत्तराखंड के साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें इस क्षेत्र को देवभूमि या मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा गया है। ठीक है,
मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत इस ग्रंथ में उत्तराखंड को उत्तर कुरु या उत्तर कुरुओं का निवास होने का कारण कहा गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में यह उत्तराखंड के लिए बद्रीनाथ का नाम दिया गया है। ठीक है, इसी तरीके से देखते हैं कौशितकी ब्राह्मण में कक देवी का निवास स्थान बद्री आश्रम है। स्कंद पुराण में क्या कहा गया है? स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों नेपाल, मानस खंड, केदार खंड, जालंधर एवं कश्मीर का उल्लेख है, जिनमें से 2 खंड मानस खंड और केदार खंड का संबंध वर्तमान के उत्तराखंड से है। ठीक है, उत्तराखंड से देखिए उत्तराखंड से कैसे, जैसे केदारखंड, गढ़वाल को क्या कहा जाता है? केदारखंड कहा जाता है। कुमाऊं को क्या कहा जाता है? मानसखंड कहा जाता है। ये कहाँ मिलता है? स्कंद पुराण के अंदर। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, उत्तराखंड की परीक्षाओं में, कि उत्तराखंड को क्या कहा जाता है, कुमाऊं को क्या कहा जाता है, या केदारखंड किसके लिए प्रयोग किया जाता है, मानसखंड किसके लिए प्रयोग। केदारखंड और मानसखंड का संबंध किस पुराण से है? तो स्कंद पुराण से है। ठीक है, स्कंद पुराण के अंदर ये कहा गया है। केदारखंड माया क्षेत्र या गंगा द्वार, हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदारखंड गढ़वाल क्षेत्र कहा गया जाता है। ठीक है, मानसखंड नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को मानसखंड, कुमाऊं क्षेत्र जो है इस समय वर्तमान में कहा जाता है। नंदा देवी पर्वत इन दोनों खंडों के विभाजन रेखा पर स्थित है। नंदा देवी क्या करती है? गढ़वाल और मानसखंड को, केदार और मानसखंड को, दोनों को क्या करती? अलग करती। गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र को अलग करती। उसके बीचों बीच पर कौन सा पर्वत है? नंदा देवी पर्वत। ये भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया कि कौन सा पर्वत है? नंदा देवी पर्वत। ठीक है साथियों, इसके बाद आगे देखते हैं हम बधाण के बारे में देखते हैं साथियों। क्या है बधाण? बधाण एक पर्वत श्रेणी है जिसे वर्तमान में नंदा देवी पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा सकता है। एक प्रश्न बन सकता है कि नंदा देवी का प्राचीनतम नाम क्या था, पहले क्या बोला जाता था? तो बधाण कहा जाता है। ठीक है, पुराणों में मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को उत्तरखंड, ब्रह्मपुर एवं खस देश आदि नामों से संबोधित किया गया है। ठीक है साथियों, तो पुराणों में जो मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को उत्तराखंड में ब्रह्मपुर या खस देश, जो आपकी वो पर्वत श्रृंखला है ना, नंदा देवी पर्वत श्रृंखला, उसे हम खस देश के नाम से भी जानते हैं। बौद्ध साहित्य के पाली भाषा वाले ग्रंथों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए हिमवंत शब्द का प्रयुक्त किया गया है। ठीक है साथियों, तो ये छोटे छोटे फैक्ट हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। अब हम आते हैं गढ़वाल क्षेत्र कहें या केदारखंड। पहले इस क्षेत्र को बद्रिकाश्रम क्षेत्र या तपोभूमि या स्वर्ग भूमि, ठीक है, महाभारत और पुराणों में कहा जाता था। ठीक है, एवं केदारखंड स्कंद पुराण के अंतर्गत आदि नामों से जाना जाता है। लेकिन कालांतर में 1515 ईस्वी के आसपास इस क्षेत्र में 52 गढ़ों, मतलब 52 पहाड़ियों के किले थे, को पंवार या परमार शासक अजय पाल द्वारा विजित कर लेने के कारण गढ़वाल नाम प्रयुक्त किया गया। ठीक है, पहले क्या था? गढ़वाल का जो क्षेत्र था वो छोटे छोटे 52 गढ़ों में विभक्त था। 52 गढ़ों से रिलेटेड ये था कि 52 पहाड़ियाँ थी छोटी छोटी, उन पहाड़ियों पे अपने अपने राजा हुआ करते थे। राजा क्या करते थे? अपने अपने राज्य किया करते। इस तरीके से 52 छोटे छोटे राजा थे जो अपनी अपनी पहाड़ियों पे अपना अपना राज्य किया करते थे। तो देखा गया कि कालांतर में समय पर क्या हुआ, परमार वंश के जो सबसे शक्तिशाली शासक अजय पाल जो थे, उन्होंने क्या किया, इन सारे 52 गढ़ों को जीता और जीतकर अपने साम्राज्य के अंदर मिला लिया और इन्हीं सभी साम्राज्यों को मिलाकर 52 गढ़ों को मिलाकर गढ़वाल का नाम दिया। ठीक है, तो इस तरीके से देखने को मिलता है कि गढ़वाल क्षेत्र का नाम गढ़वाल कैसे आया। तो ये अब हम आगे देखते हैं। ज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री व्यास जी ने बद्रिकाश्रम में ही षष्टिलक्ष्य संहिता की रचना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न में पूछा जाता है कि व्यास जी ने षष्टिलक्ष्य संहिता की रचना कहाँ की? बद्रिकाश्रम में की थी। ठीक है, तो षष्टिलक्ष्य की रचना किसने करी थी? व्यास जी ने करी थी। ठीक है, और उत्तराखंड के अंदर ही करी थी।
मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान उल्कापुरी कुबेर की राजधानी, ठीक है, उल्कापुरी कुबेर की राजधानी कही जाती है, को ही माना जाता है। तो मनु को भी, जो हमारे आदि पूर्वज जो हम मानते हैं मनु को, वो मनु भी क्या थे, उत्तराखंड में ही निवास करते थे, ये भी माना जाता है। देखिए, कुछ इतिहासकार हैं, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है कि ये क्या है, जैसे हरिराम धस्माना, भजन सिंह, डॉक्टर शिवानंद नौटियाल, ये सब क्या हैं, एक इतिहासकार हैं। तो परीक्षाओं में एक छोटा सा टॉपिक मैंने यहाँ डाल दिया है, क्योंकि परीक्षाओं में इस तरीके से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि ये इतिहासकार हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, या साहित्यकार हैं, इन सब चीज़ों के बारे में ये क्या है, या संगीतकार हैं, ये क्या थे। तो ये हमारे उत्तराखंड के इतिहासकारों में जाने जाते थे। अब आगे हम देखते हैं, टिहरी गढ़वाल की एक पट्टी हिमयाना में बिसोन नामक पर्वत पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम है, ठीक है, टिहरी गढ़वाल के अंदर। अब देखो, वशिष्ठ गुफा, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम कहाँ है, ये टिहरी गढ़वाल में है, ये टिहरी में है, ठीक है। इसी तरीके से आगे देखते हैं, ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी का संबंध भी गढ़वाल क्षेत्र से। ऋग्वेद के अंदर सरस्वती सबसे ज्यादा बार जो वर्णन किया गया सरस्वती नदी का करा गया है ऋग्वेद के अंतर्गत, और उसका संबंध भी कहाँ से है, ये गढ़वाल क्षेत्र से। अब गढ़वाल क्षेत्र के देवप्रयाग के शीतोंशु पट्टी में सीता जी पृथ्वी में समाई थी, इसी कारण यहाँ मंसार में प्रतिवर्ष मंसार का मेला लगता है, ठीक है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी सीता माता जी हैं वो क्या करी थी, यहीं पर देवप्रयाग, टिहरी के अंदर जो देवप्रयाग जगह पड़ती है, वहाँ शीतोंशु पट्टी में सीता जी ने पृथ्वी में अपने आप को समा लिया था, इसीलिए यहाँ मंसार का मेला। इसलिए पूछा, अब परीक्षाओं में पूछा गया अगर कि मंसार का मेला कहाँ लगता है भाई, तो देवप्रयाग के अंतर्गत लगता है। तो हम क्या बताएंगे, देवप्रयाग के अंतर्गत। तो इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है ऐसे कि भाई ये चीजें कहाँ है, कहाँ होती है। अब हम देखते हैं, देवप्रयाग में भगवान राम का एक मंदिर है, और ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने अंतिम समय में यहीं पर तपस्या की थी। तो देवप्रयाग जो हमारा है, बड़ा ही पावन भूमि है, जहाँ हमारे जितने देवी देवता थे उन सभी का निवास यहाँ पर देखने को मिलता है। टिहरी गढ़वाल जिले में लक्ष्मण जी ने जिस स्थान पर तपस्या किया था उसे तपोवन कहा जाता है, ठीक है, टिहरी गढ़वाल में। अब देखो, तपोवन के बारे में पूछ लिया जाता है, तपोवन कहाँ है भाई, ये भी क्या है, टिहरी गढ़वाल में। बाणासुर की राजधानी ज्योतिषपुर, जिसे आप जोशीमठ के नाम से जानते हैं, वो भी यहीं उत्तराखंड में ही है। केदारनाथ का प्राचीन नाम भृंगतुंग। अब देखो, परीक्षाओं में इस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल, नए जो आपका यूकेएसएससी जो है, आपका जो यूके है, वो जो परीक्षाएं बना रहा है इसी तरीके से परीक्षाओं के अंदर प्रश्न डाल रहा है। जो प्राचीन इतिहास से जो डाल रहा है, वो इस तरीके से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हम पिछले डीपली वहां से बच्चे जान ना सके, तो इसलिए हमें याद रखना पड़ेगा। भृंगतुंग केदारनाथ का प्राचीनतम नाम। ऋग्वेद में ऋग्वैदिक सिंधु कहा गया है अलकनंदा नदी को। महाभारत में त्रिपथका किसे कहा गया है, गंगा नदी को, ठीक है। आगे देखते हैं, प्राचीन काल में इस क्षेत्र में बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम नाम दो प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। इनमें से कण्वाश्रम दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसी आश्रम में चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ था, जिसके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा। देखिए, ठीक है, हमारे देश का नाम जो भारत पड़ा भरत जी के नाम पर, वो भरत जी भी कहाँ हुए थे, यहीं पैदा हुए थे, इसी आश्रम में, कण्वाश्रम में। ये भी प्रश्न के अंतर्गत पूछे जाने वाला प्रश्न है। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना मालिनी नदी के तट पर स्थित इसी कण्वाश्रम में किया था। अब प्रश्न यहां से भी बन जाता है, कण्वाश्रम के पास में कौन सी नदी है, मालिनी नदी, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की थी, कालिदास ने की थी। कालिदास ने अपनी अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कहाँ करी थी, कण्वाश्रम
कड़वाश्रम में करी थी, मालिनी नदी के तट पर करी थी। ये सारे प्रश्न आपको देखने को परीक्षाओं में, जो पुराने परीक्षाएं आप देखेंगे पेपर उठा के, ये सब प्रश्न वहां देखने को आपको मिलते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न मिलते हैं। वर्तमान में इस स्थान को चौका घाट कहा जाता है। ठीक है, कड़वाश्रम को चौका घाट के नाम से जाना जाता है। पुलिंद राजा सुबाहो की राजधानी थी श्रीनगर। पुलिंद राजा जो सुबाहो थे उनकी राजधानी श्रीनगर सुबाहो थी। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो उत्तराखंड में घटित हुई हैं और उत्तराखंड से रिलेटेड है, इसलिए बहुत जरूरी है। जैसे विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। ठीक है, विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा। मंदाकिनी नदी बद्रिकाश्रम का वर्णन है इस पत्रिका के अंदर। जहांगीरनामा गुलबदन बेगम। कुमाऊं राजा लक्ष्मीचंद, श्रीनगर राजा श्याम सिंह का वर्णन है जहांगीरनामा में गुलबदन बेगम ने डाला है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखी है। कुमाऊं गढ़वाल का वर्णन इसके अंदर देखने को मिलता है। गढ़वाल राजवंश मौलाराम। गढ़वाल कुमाऊं चंपावती सलाण का वर्णन है। तो देखो इन सब पत्रिकाओं से, ये जो पुराने समय के लोगों ने जो लिखी हैं पत्रिकाएं, इन पत्रिकाएं, लेख या किताबें, उनसे भी हमें पता चलता है कि उत्तराखंड का अपना क्या वजूद था, उत्तराखंड का क्या इतिहास था। तो ये सारे स्रोत हैं जो हम उत्तराखंड को जानने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये सारे हम देखने को हमें स्रोत में मिलते हैं। तो साथियों, आज हम उत्तराखंड के अंदर इतना ही करते हैं। आगे का टॉपिक कि अभी तक हमने गढ़वाल के बारे में पढ़ा, गढ़वाल क्षेत्र के बारे में, गढ़वाल केदारखंड के बारे में पढ़ा क्या था। अब आगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम कुमाऊं के बारे में पढ़ेंगे या मानस खंड के बारे में पढ़ेंगे। उसकी वीडियो में नेक्स्ट दिन लाऊंगा। और आप लोग, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप उत्तराखंड के प्रॉपर इस तरीके से नोट्स बनाएं और आप इन नोट्सों को पढ़ें। आपको दूसरी कोई भी किताब लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उत्तराखंड के आगे में जितनी भी परीक्षाएं आ रही हैं उन सब के अंतर्गत सबसे बेहतर आपको नोट्स आपको यहाँ से उपलब्ध होंगे। धन्यवाद साथियों।